नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर का विज्ञान का 2017 का क्वेश्चन पेपर और हम जानेंगे कि 2017 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरीके से हम बेहतर उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस को मैं सही तरीके से जितना पॉसिबल हो पाएगा उतनी अच्छी तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं उनको एक एक चीज समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यावर्ती। अब जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हो सकती है समझने में कि आखिरकार प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है। तो उनके लिए हम इंग्लिश में यहाँ पे लिख देते हैं। इसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग और धारा मतलब करंट, तो इसको हम शॉर्ट में एसी कहते हैं, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में तो हम एसी समझते हैं। जो धारा यानी जो विद्युत धारा का उपयोग, जो एसी करंट का उपयोग हम लोग हमारे घरों में करते हैं वो एसी होता है। अब इसको थोड़ा हम विस्तार से समझेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे जरा ऑप्शंस को चेक करते हैं। इसमें लिखा हुआ है टॉर्च, कैलकुलेटर, पंखा और मोबाइल। अब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है फिर भी आप ऑप्शंस में से पहचान करके हटा सकते हैं, ठीक है, जो इसका गलत आंसर है। अब आपको इतना तो पता होगा कि एसी करंट जो होता है वो हम हमारे घरों में, ऑफिस में, यानी जो व्यापक स्तर पर हम जिस करंट का इस्तेमाल करते हैं वो एसी करंट होता है। और इसीलिए एसी करंट का उपयोग क्या हम टॉर्च में करते हैं? नहीं करते। टॉर्च में हम लोग सेल का उपयोग करते थे। आज भी अगर आपके पास कोई टॉर्च है तो उसमें हम सेल डालते हैं, ठीक है। जो सेल एक समय के बाद डाउन हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा वो चार्ज नहीं होते हैं, खत्म हो जाते हैं। दूसरा कैलकुलेटर, हमारे पास जो कैलकुलेटर होता है क्या हम उसके अंदर भी एसी का उपयोग करते हैं? क्या कोई तार जुड़ा होता है, प्लग में लगता है फिर वो चलता है? नहीं, वो भी उसमें सेल पड़ते हैं, साइज थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद में है मोबाइल। मोबाइल में क्या एसी का हम उपयोग करते हैं? क्या मोबाइल डायरेक्टली एसी प्लग में लगा होता है और हम उसको तब तक ही सिर्फ चलाते हैं, तब तक वो लाइट है तब तक? ऐसा है? नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, जो पंखा है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि पंखा हमारे घरों में पंखा लगा होता है, ठीक है। सीलिंग फैन होता है या फराटा होता है, टेबल फैन होता है, जो एसी धारा पर आधारित होता है। अब थोड़ी सी बात यहां पे कर लेते हैं। धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो एसी होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा होता है दिष्ट धारा। दूसरा होता है दिष्ट धारा, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट इसको हम कहते हैं, जिसको शॉर्ट में डीसी कहते हैं, ठीक है। तो एसी और डीसी आप लोगों ने सुना भी होगा। अब यहां पे इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसी धारा जब फ्लो होती है, जब बहती है, तब अपनी दिशा लगातार बदलती रहती है। वो धारा जब बहती है तब बहने के दौरान अपनी दिशा को लगातार परिवर्तित करती बदलती रहती है। उससे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और वो धारा, वो करंट जब फ्लो होता है अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, वो होता है डीसी यानी दिष्ट धारा। अब दिष्ट धारा का उपयोग हम कहां करते हैं? हमारे पास जो बैटरी होती है, ठीक है, यानी जो हमारे पास स्टोरेज के जितने भी मटेरियल हैं, जहां पे हम करंट को स्टोर करके रख सकते हैं, उसमें हम अधिकतम आमतौर पर क्या करते हैं? दिष्ट धारा को ही संचित कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, जो हमारे पास में सोलर पैनल होता है, जो आपके घर में सोलर प्लांट लगा होगा या कहीं भी सोलर पैनल आपने देखा होगा, वो डीसी करंट को ही क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। हमारे घरों में इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर क्या करता है? वो बैटरी को चार्ज करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी एसी हुई, ठीक है, एसी को वो डीसी में कन्वर्ट करके और उस बैटरी के अंदर स्टोरेज होता रहता है। और जब लाइट कट हो जाती है, लाइट चली जाती है, तब हम क्या करते हैं? उसी डीसी को इन्वर्टर क्या करता है? एसी में कन्वर्ट करके और हमारे पंखों को, टीवी को चलाता है। तो इस तरीके से काम करते हैं। अब थोड़ी सी और यहाँ पे हम जान लेते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसी के बारे में, ठीक है, और जानते हैं कि एसी किस तरीके से।
अब जब आपने जान ही लिया है कि एसी जो धारा होती है जब चलती है अपनी दिशा को लगातार परिवर्तित करती है, बदलती है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आई जो करंट है, ठीक है, एम्पियर करंट जो होता है, धारा, एक तो आवेश होता है, आवेश का जो इकाई होती है वो क्या होती है, आवेश को हम किस में डिनोट करते हैं, कूलाम में करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम एम्पियर में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब जो एसी करंट है, यहाँ पे हम एसी की बात कर रहे हैं, एसी करंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से फ्लो होता है। एसी करंट जो होता है ये एसी है, इसका मतलब क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट की हम बात कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से फ्लो होता है, चलता रहता है। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अपनी दिशा को बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर इसकी जो वेव है, ये जो तरंग है आप देख रहे हैं, ये तरंग एसी की है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी अपनी होगी, ठीक है, इसकी अपनी वेवलेंथ भी होगी। तो जाहिर सी बात है हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, भारत में अगर बात हम करें, इंडिया में जो हमारे घरों में एसी जो हम यूज करते हैं, इसका मतलब हमारे घरों में जो हम प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल करते हैं वो कितने हर्ट्ज होती है, कितने हर्ट्ज होती है, तो वो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, यानी फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में हम व्यक्त करते हैं, तो 50 हर्ट्ज होती है। अब इसका मतलब क्या है कि 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि हमारे घरों में जो हमारे जितने भी टीवी है, फ्रिज है, जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, उनमें हम क्या करते हैं, 50 हर्ट्ज पर वो आधारित होते हैं, यानी हमारे घरों में 50 हर्ट्ज करंट ही फ्लो होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में, इन 1 सेकंड, एक सेकंड में 50 टाइम्स साइकिल होती है वेव की, ठीक है, जो तरंग है उसकी एक सेकंड में 50 टाइम साइकिल होती है, इसको बोलते हैं हम 50 हर्ट्ज। अब देखिए जरा यहाँ पे हम देखते हैं, ये वेव यहां से चली, ठीक है, ये तरंग जो है यहां से मूव कर रही है, मूव करते 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 यहां पे पहुंची, उसने एक कंप्लीट साइकिल पूरी कर ली है। ये हम बोल सकते हैं कि वेव की, तरंग की ये एक 1 साइकिल है, ये इसका एक कंप्लीट चक्र इसने पूरा कर लिया है। जैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है, इस तरीके से बढ़ेगी तो वो साइकिल चलती रहेंगे, तो एक सेकंड में कितनी बार, 50 बार वो आगे मूव करेगी। ये हमने कुछ एसी में समझ लिया है। तो एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, जब भी एसी की हम बात करते हैं तो एसी में फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है, लेकिन अगर हम बात करें डीसी के बारे में, तो डीसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं और आगे फिर हम डिस्कस करते हैं डीसी के बारे में। तो आप इसको भी ध्यान रखना कि एसी में आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो नहीं होती है, आती है, ठीक है, पावर हाउस से हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज की इंडिया में हम यूज करते हैं, और एशिया में या अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अधिकतम कॉन्टिनेंट्स में हम 50 हर्ट्ज ही उपयोग करते हैं, लेकिन जो अमेरिका है यानी जो यूएसए है वहां पे हम 60 हर्ट्ज के अप्लायंसेस यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे घरों में 60 हर्ट्ज का करंट जाता है, फ्लो होता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डीसी के बारे में, यानी डायरेक्ट करंट के बारे में। डायरेक्ट करंट, अब यहां पे एक बात और आप लोगों को पता होगी कि एसी का जो करंट होता है वो इस तरीके से जब चलता है, तब जब भी अगर कोई व्यक्ति को करंट लग जाता है तो वो क्या करता है, झटका लगता है उसको, वो खींचता है, इस तरीके से मूव होता है, तो खींचता है फिर छोड़ता है, खींचता है फिर छोड़ता है, तो झटका लगता है उसमें, ठीक है, करंट लगता है, फील होता है। लेकिन डीसी में क्या होता है, आमतौर पर करंट नहीं लगता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इसकी 0 होती है, तो ये डायरेक्टली चलती है, सीधी चलती है समय के अनुसार। लेकिन वो क्या है, एसी टाइम के अनुसार अपनी दिशा को बदलती रहती है। अब डीसी अगर चिपका ले, अगर डीसी में जो करंट लग जाए तो फिर जिंदगी खत्म हो जाती है, बचता नहीं है कोई। अब जरा बात करते हैं डीसी के बारे में। तो मान लेते हैं कि डीसी में ये है डीसी करंट, ठीक है, ये डीसी है और ये है टाइम। तो यहां पे हमने क्या देखा, ये डीसी करंट है, ठीक है, वोल्ट यहां पे हम लिख सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि समय के अनुसार जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो डायरेक्ट करंट है
जो उदिष्ट धारा है वो भी आगे बढ़ रही है। इसका मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है, समय के साथ साथ वो आगे बढ़ती जा रही है। इसीलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि कोई साइकिल ही नहीं जब चल रही है। अगर साइकिल चलती इस तरीके से तो इसकी आवृत्ति होती, फ्रीक्वेंसी होती, लेकिन डायरेक्ट चल रही है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कुछ होती नहीं है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हम ज्यादातर इस्तेमाल किसका करते हैं, ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं एसी करंट का, लेकिन जो हमारे छोटे अप्लायंसेस होते हैं उनमें हम डीसी का कन्वर्टर लगा होता है, जैसे चार्जर मोबाइल का होता है, क्या करता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करके ही चार्ज तो करता है फोन हमारा। तो इस तरीके से, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, इसको डिस्कस करते हैं। तो 2 में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, इसका मतलब इंग्लिश में अगर बात करें तो बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक। जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं या मटेरियल होता है वो इनमें से कौन है। आपको बताना है कि नॉन मैग्नेटिक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज मैग्नेटिक एलिमेंट या मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर आपके पास में चुंबक है और प्लास्टिक अगर आप उसके पास ले जाएंगे तो क्या उसमें कोई अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। अगर आपके पास में आयरन है, लोहा है, तो जैसे ही आप लोहा चुंबक के पास ले जाएंगे क्या होगा, चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा और जाके वो चुंबक में चिपक जाएगा। इस तरीके से वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं अचुंबकीय। और इसमें आपको बोला गया है कि आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है, निकिल, लोहा, कोबाल्ट, सोना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में क्वेश्चन ये आ सकता है। फिलहाल यहां पूछा गया था डीएलएड में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस केवल डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या क्वेश्चंस पीईटी जो एग्जाम होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अचुंबकीय पदार्थ में सोना जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सोना जो होता है, अगर आप सोने को चुंबक के पास ले जाएंगे तो वो अटैच नहीं होगा, बाकी के निकिल हो जाएगा, लोहा अटैच हो जाएगा, कोबाल्ट भी आकर्षित हो जाएगा। तो तीनों कैसे हैं, ये तीनों होते हैं चुंबकीय पदार्थ, तीनों होते हैं चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। कौन कौन से, निकिल, लोहा और कोबाल्ट। सोना और चांदी ये नहीं होता है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, चुंबक के बारे में थोड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है जो आई होप कि आपको बड़ा मजा आएगा जब आप सुनेंगे कि किस तरीके से पहली बार मैग्नेटिज्म यानी चुंबक के बारे में जो है जानकारी दी गई थी। हुआ ये था कि एक प्लेस था, पहाड़ी एरिया था, तो वहां पे एक गडरिया था जो अपनी बकरी को या अपने भेड़ को चराने ले जाया करता था, ठीक है। तो हुआ क्या, उसके पास में एक छड़ी थी, उसके पास में एक स्टिक थी, वो उस छड़ी के बिल्कुल जो आखिरी छोर होता है उसने उस छड़ी के लास्ट आखिरी छोर पर लोहे की एक टोपी उसको लगा के रखी हुई थी। उसको नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, तो वो रोज की तरह अपनी भेड़ बकरियों को ले जाकर के पहाड़ पे चराया करता था। तो एक बार वो ले गया, ले जाने के बाद में वो बैठ गया, उसने अपनी छड़ी को जिसके ऊपर आखिरी छोर पर लोहे की टोपी लगी हुई थी उसने उसको पत्थर पर रख दिया जहां बैठा हुआ था और उसकी भेड़ बकरियां चर रही थी। हुआ क्या, जब उसने उस छड़ी को उठाने का प्रयास किया तो उसको पहले की अपेक्षा अधिक ऊर्जा लगानी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो पत्थर जो था वो उस लोहे को अपनी ओर खींच रहा था। इसका मतलब कि उस पत्थर में कहीं ना कहीं चुंबकत्व का गुण मौजूद था, इसीलिए वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसके बाद में उस व्यक्ति का नाम क्या था, मैग्नस। जो व्यक्ति गडरिया था जो भेड़ बकरी को ले जा रहा था उसका नाम था मैग्नस। तो मैग्नस के नाम पर उस पत्थर का नाम क्या रखा गया, उस पत्थर का नाम रखा गया मैग्नेटाइट। और वो शायद मैग्नीशिया नामक स्थान पर पहली बार ऐसा कुछ देखा गया था। तो एक बहुत ही रोचक सी कहानी थी जो आपको एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाती है।
अब हम इसके आगे फिर बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें लिखा हुआ है लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका निर्माण कहाँ होता है। इसका मतलब होता है आरबीसी, दैट मीन्स रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। मैंने पूरा ब्लड चैप्टर, पूरा इंटायर ब्लड चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ है, और अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग उन वीडियोस को पूरा प्रॉपर देखें, क्योंकि एक एक चीज जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं डीएलएड में, किसी भी एग्जाम में, एसएससी में या यूपी ट्रिपल एससी में, कहीं भी पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस वहां से आप कवर कर सकते हैं अगर आपने वो सारे वीडियोस देख लिए। ठीक है, तो पहले आप लोग उस ब्लड चैप्टर को पूरा कंप्लीट करें, जो भी उसके अंदर 7-8 लेक्चर्स मैंने बनाए पूरे कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि लाल रुधिर कणिकाओं का आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं यकृत, मस्तिष्क। यकृत का मतलब होता है लीवर, इसका मतलब लीवर होता है। मस्तिष्क का मतलब होता है ब्रेन, जो हमारे कपाल के अंदर, स्कल के अंदर मौजूद है। ठीक है, अस्थिमज्जा का मतलब होता है बोन मैरो, जो हमारी हड्डी के भीतर उपस्थित एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, और जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा होता है, ये ब्लड का ही पार्ट होता है प्लाज्मा। लेकिन हमारे ब्लड में, हमारे जो ब्लड होता है उसको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाओं वाला, और दूसरा कंपोनेंट होता है, दूसरा जो घटक होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पानी होता है, और बाकी सब कुछ मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, तो अब जाके वहां पे आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे लगता है अगर आपने पढ़ा है क्लास के अंदर या आपने वीडियोस को देखा है तो आप तुरंत कर दिए होंगे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोन मैरो, अस्थिमज्जा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारी लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थिमज्जा में होता है। हड्डी के भीतर उपस्थित विशेष प्रकार का ये पदार्थ, इसी को अस्थिमज्जा कहा जाता है, इसी से होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी सारी जो हड्डियां हैं, क्या सारी हड्डियां रक्त उत्पन्न करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं करती हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी वयस्क में, किसी भी अडल्ट में, वयस्क में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और एक नवजात में, जो छोटा बच्चा होता है, नवजात होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो अडल्ट में क्या 206 हड्डियां ब्लड को बनाती हैं, क्या 206 हड्डियों का बोन मैरो रक्त को बनाता है। इसका आंसर नहीं बनाता है। तो फिर कौन कौन सी हड्डियां बनाती हैं, कुछ मेजर हड्डियां, कुछ प्रमुख हड्डियां ही होती हैं जो हमारे ब्लड को फॉर्म करती हैं, आरबीसीज को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को बनाती हैं। कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, सबसे पहला तो हमारा स्टर्नम होता है, ये फेफड़ा इधर है, फेफड़ा इधर है, ये पूरा पिंजड़ा है, रिब केज जिसको बोलते हैं। रिब केज यानी रिब मतलब पसलियां और केज मतलब पिंजड़ा, यानी पूरे पसलियों का पिंजड़ा रिब केज होता है। तो बीच का जो पार्ट होता है ये स्टर्नम हड्डी होती है, ये बनाती है। ठीक है, हमारे ब्लड को। प्लस उसके अलावा जो हमारा बैकबोन होता है, जिसको वर्टिब्री कहते हैं, जिसको हम वर्टिब्री कहते हैं, वो जो पीछे खोपड़ी से जाकर के पीछे तक जो जाती है, इस तरीके से राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। किस तरीके से, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उस हड्डी का। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये भी हमारा ब्लड को फॉर्म करती है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो पसलियां जो हमारी होती हैं, वो भी, जो हमारे रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, वो भी ब्लड को फॉर्म करती हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो जो इलियक बोन होती है, जो हमारे कमर की हड्डी होती है, ठीक है, जो हमारे वेस्ट का पूरा जो पार्ट होता है, वो बोन भी ब्लड सेल्स को बनाती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें नवजात के अंदर जो छोटा बच्चा होता है, क्या नवजात के अंदर सारी हड्डियां बनाती है, तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट, लगभग नवजात के अंदर सारी हड्डियां, बोन्स जो होंगी, उसका बोन मैरो जो होगा वो ब्लड को बनाता होगा, लगभग ऑलमोस्ट सारा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे वैसे बोन मैरो हमारा कमजोर होता चला जाता है और ब्लड सेल्स का निर्माण स्लो हो जाता है। और एक अवस्था आती है जिस अवस्था में नई सेल्स बहुत मुश्किल से बनती हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, बुढ़ापा चरम सीमा तक पहुंच जाता है और फिर मृत्यु हो जाती है। और हमको ये पता है, अगर आपने गीता थोड़ी भी देखी होगी, पढ़ी होगी, तो आपको पता है कि शरीर मर जाता है लेकिन जो आत्मा है वो नहीं मरती है। इसका मतलब कहा भी गया है,
नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। शरीर के मर जाने से भी आत्मा नहीं मरती है। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना ही आग जला सकती है, ना ही उसको हवा सुखा सकती है, ना ही उसको जल गीला कर सकता है। ऐसी अजर अमर अविनाशी आत्मा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि जो फीटस होता है, यानी ऐसी अवस्था जो भ्रूण की जो अवस्था होती है, ठीक है, जो भ्रूण की अवस्था होती है, यानी ऐसा अवस्था जिसमें बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ है, बच्चा लगभग अभी 4 से 5-6 महीने के आसपास के टाइम पीरियड में है, उसको हम भ्रूण कह सकते हैं। तो उसमें ब्लड कहाँ बनता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि भ्रूण में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका आंसर होता है लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। लेकिन बड़े होने के उपरांत जब वो बच्चा का जन्म हो जाता है, उसके उपरांत लीवर से नहीं, बोन मैरो से होता है। ठीक है, बाकी सब कुछ हमने ब्लड में पढ़ा हुआ है। अब अगर इसके बाद अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग डेफिनेटली कमेंट में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं, आपका ये दायित्व है कि जो भी क्वेश्चंस मैं पूछा करूं, आप उन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछता हूं कि आखिरकार हमारे बॉडी में जो आरबीसी होती हैं वो मरती कहाँ पे हैं? कौन सा ऐसा भाग होता है जहां पे मर जाती हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, यकृत, मस्तिष्क, अस्थिमज्जा, प्लाज्मा, और मैं ई ऑप्शंस को भी रख देता हूं, जो स्प्लीन है। ठीक है, स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा। तो आपको बताना है कि हमारे शरीर में आरबीसी मरती कहां पे है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि निम्न में से वह सेल कौन सी ऐसी सेल का मतलब बैटरी होता है, कौन सी ऐसी बैटरी है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम केमिकल, रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। अब आपने बिल्कुल सही ये पढ़ा है। आपको पता भी होगा कि हमारे घरों में, मैंने इससे पहले आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, कि हमारे घरों में जो इन्वर्टर होता है, वो इन्वर्टर जिस बैटरी से कनेक्टेड होता है, वो बैटरी क्या करती है? यही तो करती है कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है वो, यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है। क्या करती है? उसको स्टोर कर लेती है। और उसके बाद जब लाइट चली जाती है तो उसी स्टोर केमिकल एनर्जी का उपयोग इन्वर्टर करता है और फिर से वो किस में कन्वर्ट होती है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और हम उसको यूज कर लेते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शंस बताने हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, जो इसका डी ऑप्शन नंबर है, इसमें बोला गया है शुष्क सेल। इसका मतलब होता है ड्राई जो सेल होती है, शुष्क सेल जो होती है। अब एक चीज अब बताइए, हमारे घरों में ऐसी बैटरी जो ट्रैक्टर में, ट्रक में, कार में, ठीक है, इन जगह पे उपयोग होती हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं पानी डाला जाता है। इसका मतलब जो सेल होगा उसका, वो सूखा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं सेल उसका गीला होता है। तो ये ड्राई सेल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ड्राई सेल नहीं हो सकता। आपके पास बचे ऑप्शंस हैं ए, बी और सी। अब यहां पे अगर आपने पढ़ा होगा, जो बैटरी होती है, जो सेल होती है, वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जो सेल होता है, जो बैटरी होता है, बैटरी सेल 2 प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं प्राथमिक, और दूसरे जो होते हैं उसको बोलते हैं द्वितीयक। तो प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। क्लियर है? प्राथमिक सेल का मतलब क्या होता है? प्राथमिक सेल में वे सेल्स आती है जिनको कभी दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी वे सेल्स आएंगी जिनको कभी दोबारा हम रिचार्ज नहीं कर सकते। और सेकेंडरी में, द्वितीयक में, वे सेल्स आएंगी, वे बैटरी आएंगी जिनको हम बार बार क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। बार बार उनको हम चार्ज कर सकते हैं। री मतलब दोबारा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल है, आप लोग इस वीडियो को मोबाइल में देख रहे होंगे, तो मोबाइल के अंदर सेल कौन सी है? आप जरा बताएं, मोबाइल के अंदर सेल कौन सी है? क्या ऐसी सेल है कि वो जब फोन लिया गया था तब से चार्ज अभी तक चली रही है? नहीं, हमने इसको पता नहीं कितनी बार चार्ज किया है। इसका मतलब हमारे मोबाइल फोन के अंदर
द्वितीयक सेल मौजूद है, इसमें सबसे खूबी एक ये होती है कि जो सेकेंडरी सेल होंगी वो बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। एक बार चार्ज किया, आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के बाद डाउन हो जाएगी। लेकिन जो प्राथमिक सेल होती है, जब वो बनाई जाती है तब उसके अंदर जो भी लिक्विड, जो भी फ्लूइड डाला जाता है, जो भी उसके अंदर मटेरियल पड़ता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो उस समय एक बार चार्ज होता है और वो लंबे समय तक चलता रहता है। जैसे आपके पास अगर मैं बताऊं, गांव में आज भी रेडियो लोग सुनते हैं और आज से 10 साल पहले काफी ज्यादा मात्रा में रेडियो लोग सुना करते थे। टॉर्च उनके पास हुआ करती थी, तो टॉर्च में, रेडियो में, घड़ी में जो सेल पड़ता है वो कैसा है, क्या आज डाला और कल डाउन हो गई घड़ी, आज डाला और कल रेडियो डाउन हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। रेडियो चलता है महीने भर तक और घड़ी चलती है साल भर तक, यानी जो सेल हम घड़ी में इस्तेमाल करते हैं वो 1 साल तक चलता रहता है। इसका मतलब कैसा है कि डाउन नहीं होता है। और वो एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि 2 टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, 2 टाइप्स की अभिक्रियाएं होती हैं। इस वाले के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है, यानी फिर से बदल नहीं सकती। इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल होती है, जो बार बार क्या हो सकती है, चेंज होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये तीनों एग्जाम्पल हैं प्राथमिक सेल के। अब जो बचा है द्वितीयक सेल, जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं और जिसको हम क्या करते हैं, अगर हम चार्ज करेंगे तो जाहिर सी बात है विद्युत ऊर्जा के द्वारा ही तो चार्ज करेंगे। तो विद्युत ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रासायनिक ऊर्जा में। और वो कौन सी सेल है? वो है लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल। इसका मतलब है लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हैं, समझ सकता कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। अब इसके आगे हम बात करते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। आपको बताना है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है कि स्थिर विद्युत आवेश से। इसका मतलब यह है कि अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है, जैसे मान लेते हैं कि सपोज हमारे घरों में जो स्विच होते हैं, ठीक है, हमारे घरों में अगर स्विच है, सपोज जो स्विच है और जो पंखा लगा हुआ है, सीलिंग फैन लगा हुआ है, बीच में वायर से वो पंखा जुड़ा होगा, तार से जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करते हैं तुरंत क्या होता है, जो धारा है, जो आवेश है, वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें बहने लगते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं उसके आसपास एक विशेष प्रकार का फील्ड बन जाता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जब भी विद्युत आवेश या विद्युत धारा बहती है, तो उसके चारों तरफ, उसके आसपास क्या होता है, एक विशेष प्रकार का फील्ड डेवलप होता है, क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर हम उसको स्विच को ऑफ कर दें तो क्या होगा, तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, धारा वहीं रुकी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप होता है। एक पहला पॉइंट ये है। तो इसका मतलब है कि ये तो गलत हो गया हमारा, क्योंकि स्थिर विद्युत आवेश से मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, ये गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन है केवल विद्युत धारा से। अब यहां बोला गया है कि केवल विद्युत धारा से, यहां पे ये नहीं बोला गया कि बह रही है कि रुकी हुई है, तो हम मान लेते हैं कि बह रही है। तो विद्युत धारा अगर किसी परिपथ में गुजारी जाती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, केवल दंड चुंबक से। अब दंड चुंबक का मतलब होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट ही रेक्टेंगुलर होती है। इसका जो शेप होता है कैसे होती है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर, आयताकार होती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आयताकार होती है ये चुंबक, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है। इसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस तरीके से। ये भी क्या करती है, एक विशेष प्रकार का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है ये बार मैग्नेट, तो ये भी सही है। अब 4 हमारे पास क्या है, दंड चुंबक तथा विद्युत धारा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर इसका मिल जाता है वो दोनों ही सही है, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, और क्वेश्चंस का जो लेवल है उसको हम ये जान सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को देखा, समझा, और हमने कोशिश करी कि बेहतर तरीके से इसको हम समझें ताकि कोई डाउट दिमाग पे ना रह जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप फ्री हैं कमेंट सेक्शन में डाउट पूछने के लिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2018 का साइंस का क्वेश्चन पेपर, और हम जानेंगे कि कौन कौन से बहुविकल्पी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे लघुत्तरी के बारे में और अतिलघुत्तरी के बारे में। तो आप लोग वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।